हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन कुछ करेंगे ताकि प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट के आधार पर हम लोग कुछ अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। देखिए, क्वेश्चन जो है सो उसमें हम पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, लेकिन जो क्वेश्चन का पूरा जो है ये नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम लोग पढ़ पाएंगे। कक्षा शिक्षण का आधारभूत यानी कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान क्या है? या अधिगम का प्रतिमान या निर्देशात्मक प्रतिमान। तो कक्षा शिक्षण का जब बेसिक मॉडल जो होता है ना, बेसिक मॉडल जो होता है, अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये दोनों होता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अगला, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर व्यक्ति कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है, तो उसके लिए होना चाहिए क्या क्या। देखिए, इसमें दिया है शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान, अच्छी अभिव्यक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहेगा तो सबसे पहले बात आती है कि उसको अपना विषय पर ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं। तो इसका आंसर जो है सी हो गया। ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। सही है उसको किनारे कर लेंगे और जो सही नहीं उसको किनारे कर लेंगे। शिक्षण सिर्फ एक कला है, नहीं, शिक्षण विज्ञान और कला दोनों होता है। तो ये तो है ना, पहले वाले जो है से गलत दिख रहा है कि नहीं। पहले वाले गलत ही दिख रहा है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत है। शिक्षक सदैव पैदाइशी, नहीं, भी गलत है। यानी उपरोक्त सभी ये सारा है ना। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। सबसे वांछित कौशल कौन सा है, वांछित कौशल है ना। तो वांछित कौशल जो होता है, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना है। वांछित कौशल ही न है। अगर स्किल उसका अच्छा है तो शिक्षक जो कहा और छात्र को समझ में आ जाए तो वही अच्छा है ना। तो वांछित कौशल है ना, शिक्षक द्वारा बात कही गई। ठीक है। निम्नलिखित में से सूची को सुमिलित करिए। तो सब भी आप लोग मिलाते हैं। स्मृति स्तर है कि नहीं, देख लेते हैं। स्मृति स्तर किसने दिया, ये तो अभी आप लोग समझ सकते हैं। स्मृति स्तर हर्बर्ट हर्बर्ट ने दिया। ग्रहण शक्ति स्तर अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन और विचारशील, यानी पहला के पहला, दूसरा के दूसरा, तीसरा का तीसरा, है कि नहीं। पहला ये इस तरह से है, मिलान है ना, मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। शिक्षण के स्तरों का विभिन्न क्रम, तो विभिन्न क्रम, पहले स्मृति स्तर आता है, दूसरा बोध स्तर आता है, तब तीसरा चिंतनशील स्तर आता है कि नहीं। तो पहला स्मृति स्तर, दूसरा चिंतन, देखिए स्मृति स्तर, स्मृति, दूसरा बोध, तीसरा चिंतन रिफ्लेक्टिव। ठीक है। तो ये पहला है, सीक्वेंस के अनुसार आपको याद करना है कि नहीं। तो देख लेते हैं ये किस में है। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर, छठा के पहला। अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वतंत्र चर हैं। तो स्वतंत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में होना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आता है। अब स्वतंत्र चर कौन है? तो स्वतंत्र चर कौन होते हैं? जो पूरी तरह से अपने स्वतंत्र है। बच्चा क्या है? परतंत्र होता है। शिक्षक पढ़ाएगा तो पढ़ेगा, है कि नहीं? तो उस तरह से परतंत्र। तो इसमें जो मेन हुआ शिक्षक, ठीक है। अगला बात करते हैं, है कि नहीं? चलिए एक एक करके हम लोग कर ही लेते हैं। चलिए ठीक है इतना। निम्नलिखित में से कौन सा विधि यानी कौन सी विधि है जो प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करना चाहिए? प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग होना चाहिए। तो प्रयोग होना चाहिए कब? ये विश्लेषणात्मक होना चाहिए और संश्लेषणात्मक होना चाहिए। यानी तोड़िए फिर जोड़िए वाला सिस्टम होना चाहिए, है कि नहीं? अब आगे बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि मिलान करना, शिक्षण इस सूत्र दिया हुआ है, ये शिक्षण सूत्र और प्रतिपादक। तो शिक्षण शून्य संपूर्ण से अंश की ओर किसने दिया है ना? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। तो स्वाभाविक है कि गेस्टाल्ट में की ओर जाना। संपूर्ण पहले चीज़ देखना रहता है कि नहीं? संपूर्ण जैसे मान लें कि संपूर्ण, जैसे किसी संपूर्ण से अंश का मतलब क्या हुआ कि पहले हम पेड़ को देखते हैं। पेड़ देखा, उसमें फल पका है कि नहीं पका है, कच्चा है, इसको देखते हैं। तो अंश हो गया, पेड़ पूरा संपूर्ण हो गया, और अंश का मात्र हो गया फल, है कि नहीं? तो ये किसने दिया है ना? पहला का मिलान हो गया गेस्टाल्ट में, ठीक है। स्व अध्ययन अपने से अध्ययन करना, है ना? वो डाल्टन महोदय नहीं दिए थे, है कि नहीं? डाल्टन महोदय ही स्व का अध्ययन था। भावना का प्रशिक्षण, ये मॉन्टेसरी फ्रोगल का था, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? शिक्षण की प्रकृति क्या होता है? शिक्षण की प्रकृति में बहुत सारा आते हैं। तो इसमें एक प्रकृति दिख रहा है जो शिक्षण का कला की प्रकृति की बात की जाए तो कला भी और विज्ञान दोनों है। बौद्धिक गतिशीलता ये सब है, लेकिन शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। तो इसका आंसर सी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तर दर्शाता है? अभी हम लोग पढ़े थे स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। तो 1 2 3 किस में है? पहला में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में देखने को मिलता है? तो मॉडर्न टाइम में देखने को जो मिलता है वो क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, ये आपको देखेला मिलेगा पक्का। प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, नहीं। समूह केंद्रित होती जा रही, नहीं। तो ये हुआ शिक्षार्थी केंद्रित, है ना? आज के डेट में क्या है, बच्चा को नहीं मारना है, तो ज़्यादा क्या होगा, उसके अनुसार होना चाहिए शिक्षा। बच्चा का रुचि है तो पढ़ेगा, नहीं रुचि है तो नहीं पढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। अब आगे बात करते हैं। जब शिक्षार्थी सेल्फ डायरेक्टेड होता है कि नहीं? सेल्फ डायरेक्टेड, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द? जब सेल्फ डायरेक्टेड, तो सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब होगा स्वयं से, अंडरगोजिकल, है ना? अंडरगोजिकल, इसका आंसर बी।
आगे बात करते हैं, है ना। चलिए चलिए देखिए, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्र से क्या अपेक्षित है ना, क्या अपेक्षित है, निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्य में होना चाहिए, है ना। क्या क्या अपेक्षित है, क्या अपेक्षित नहीं है ना। तो इसमें आपको स्पेसिफिक है कि नहीं, स्पेसिफिक देख ले, है ना, स्पेसिफिक। और दूसरा है ऑब्जर्व का, स्पेसिफिक हो गया, ऑब्जर्व करेंगे, में नापेंगे, तभी तो पता चलेगा क्या अपेक्षित है, क्या उसको लायक है, नहीं है, सीखा नहीं है, नहीं। तो इस तरह से उसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। गतिशील शिक्षण वातावरण के संबंध में सही है। तो शिक्षक एक आश्रित चर है, नहीं, गलत। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। ये तो कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो यही होगा, दिख रहा है क्या, यही है। आगे आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र। तो खुला और स्वतंत्र कब होगा, जब अपने से सोचेगा, है कि नहीं। खुला और स्वतंत्र तभी होगा जब अपने से स्वतंत्र रूप से सोचेगा। किसी चीज़ को आप मंथन करते हैं तो किसी दूसरे पर दबाव नहीं होता है, आप अपने स्तर से सोचते हैं। तो आप मतलब स्वतंत्र अब खुला होना चाहिए। तो इसको किस में आता है, ये तो चिंतनशील में, बोध स्तर में तो सीधा सीधा पढ़ा दिया जाता है, रटा दिया जाता है। इसमें कुछ थोड़ा समझ में आता है, लेकिन चिंतनशील में अपने से तो पूरी तरह से, तो ये चिंतनशील स्तर हो गया, ठीक है। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम एक ऐसी शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन की, नहीं, है ना, और शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, यही आपको दिख रहा है कि नहीं, यही आपको दिख रहा है। तो यही होगा, ठीक है। बी। अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण अब ब्लूम के द्वारा है, क्रथवाल के अनुसार है, किसके द्वारा। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का जो वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे पिछल में, है ना, तो वो ब्लूम के द्वारा है कि ना, ब्लूम के द्वारा। तो इसका आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है। सामग्री का उपयोग, है ना, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है। तो पहले से सीखी गई सामग्री का फिर उपयोग करेंगे, तो उपयोग कब होगा, जाने एप्लीकेशन होगा, लागू होगा, है ना। तो लागू होगा, तो लागू होने का मतलब एप्लीकेशन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का सबसे उच्चतम स्तर। तो उच्चतम स्तर कब हो गया संज्ञानात्मक, मूल्यांकन ही ना करेंगे, क्या करेंगे, मूल्यांकन ही सबसे उत्तम स्तर होता है, ये इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है।
सत्तावादी, सत्तावादी का मतलब है कि पूरी तरह से, है ना, सत्ता होना चाहिए, तो सत्तावादी है कि नहीं। तो सत्तावादी शिक्षक केंद्रित रहेगा तभी होगा सत्तावादी, है कि नहीं। इसका आंसर ये होगा। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ मिलान है, मिला लेते हैं, मिला लेते हैं, चलिए। क्रिया करके सीखना, यानी करके सीखना किसके अंतर्गत है बताइए। ये तो हालांकि एजुकेशन पेपर से है, बोलिए। करके सीखना, है ना, क्रिया करके सीखना, है कि नहीं। क्रिया करके सीखना, क्रिया करके सीखना, है कि नहीं। क्रिया करके सीखना, तो क्रिया करके सीखना देख लीजिए। क्रिया करके सीखना व्यवहारवाद, ठीक, पर्यावरण के माध्यम से सीखता है। प्रकृतिवाद, है कि नहीं। सौंदर्य, सत्य, ये तो आदर्शवाद है। तीन गो मूल है, आदर्शवाद के तीन गो मूल होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, ये आदर्शवाद का। यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, तो यह यथार्थवाद। रिलीजन में कहता है कि दुनिया एकदम सामने, यथार्थवाद ही बताता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर बी। आगे बात कर लेते हैं। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबंधित है। किस ज्ञान, बौद्धिक, बौद्धिक का मतलब ज्ञान से, अज्ञान संज्ञानात्मक से, कॉग्निटिव हो जाएगा। इसका आंसर बी, इसका आंसर सॉरी ये संज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से मूल दृष्टिकोण हितों को प्रतिबंधित किया जाता है। मूल और हित और दृष्टिकोण, तो ये तो भाव ज्ञान क्षेत्र से हो सकता है ना, तो भाव ज्ञान क्षेत्र, इसका आंसर बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है। शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है। शारीरिक तो ज्ञानात्मक तो ज्ञान से, भावनात्मक में, है ना, दृष्टिकोण, मूल, ये सब, और मनोसंचालित शारीरिक, है कि नहीं। इसका आंसर सी। अब आ गया निम्नलिखित, निम्न में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जाता है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, है ना। यहाँ उदाहरण, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, किसी विशेष विषय का वर्णन करेंगे, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखेंगे। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। बुद्धि का ज़्यादातर प्रयोग, यानी कोई विषय लीजिए, है ना, और उस पर आप वर्णन कीजिए, तो आपका बुद्धि का प्रयोग होगा, कि नहीं। तो इसका आंसर ये। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित, मनोसंचालित का मतलब होता है साइकोमोटर, शारीरिक चुप। अब यहाँ पर्यावरण प्रदूषण के जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करेंगे। मनोसंचालित, है ना, मनोसंचालित क्या करेगा, प्रयोग करेगा, प्रयोग ही करेगा तब तो संचालित होगा। इसका आंसर बी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण
एक ही अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है ना। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है ना। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक यानी क्या होगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर आपका शिक्षा माने देना, है ना, एजुकेशन, और टीचिंग एक ही अवधारणा का रूप, ये गलत है कि नहीं। शिक्षा और शिक्षण में कुछ अंतर जरूर है ना, इसलिए एक ही अवधारणा है। तो इसका आंसर ए। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा की विशेषता को दर्शाता है, यानी शिक्षण की विशेषताएं क्या है ना। तो अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण उसका स्किल होना। शिक्षण में क्या होता है, अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। शिक्षण कौशल होना चाहिए, बच्चा निर्णय लेने में कौशल यानी टीचर, है ना। ये सब तीनों होना चाहिए। इसका आंसर डी। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयुक्त है कि नहीं। व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी वैसे व्यक्ति, पर्सन का मतलब पर्सनैलिटी, टीचिंग जो है उसके दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त। अनुपयुक्त मैंने जो उपयुक्त ना हो, है कि नहीं, जो उपयुक्त ना हो, है ना। तो उपयुक्त ना हो का मतलब है कि नैतिक मूल्यों को सिखाता है कि नहीं। आगे बात करते हैं। कौन से अध्यापन के सिद्धांत है टीचिंग मैक्सिम। तो इसमें तो मनोविज्ञानी से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना, इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें सारा है, टोटल, है ना। तो टोटल हो गया, तो इसका आंसर डी। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण के अर्थ में, एनालिसिस, विश्लेषणात्मक का मतलब होता है संयोजन तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। संयोजन तो नहीं होगा। संगठक भाग में एक समस्या के टूटा हुआ चीज, है कि नहीं, तोड़ना, तोड़ना। जैसे दो गो है, एक गो में है उसमें से को निकालना, तो उसको हम तोड़ना कहते हैं, है कि नहीं। दो एक पैराग्राफ दे दे, उसमें से क्वेश्चन निकले थे विश्लेषण के रूप में, है कि नहीं। तो समस्या का हल ढूंढने की क्षमता थी। इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों को प्रयुक्त किया जा सकता है। सरल ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत किसमें करेंगे, तो टीचिंग मैक्सिम यानी शिक्षण सिद्धांत में ना करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाला कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। अधिगम संबंधित समस्याओं को पहचान करेंगे, है ना। छात्रों पर व्यक्तिगत अगर ध्यान देते हैं तो बच्चा जल्दी सीखेगा। अनुदेशन को छात्र के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाएंगे, है ना। तो इसका आंसर डी। आगे बात कर लेते हैं। चलिए, निम्न में से
शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है कि नहीं? तो एकल कारक शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों संबोधित करना है कि नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इफेक्टिव टीचिंग है ना। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे, शिक्षकों को निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि, कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षक छात्रों को सिखावेगा और समझाने का काम करेगा। तो इसका आंसर ये सी हो जाएगा, है ना। अगला बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मिलान करने के लिए है कि नहीं, मिलान करने के लिए है कि नहीं। टैगोर टैगोर क्या है? टैगोर का मिलान बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है ना। बालक, टैगोर कहता है कि बालक सही प्रकार के पुस्तक से अधिक महत्वपूर्ण है। विवेकानंद कहते हैं कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। महात्मा गांधी कहते हैं कि सामंजस्यपूर्ण व्यक्ति का विकास होना चाहिए। और बाकी जो बचा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म तो कर्म के सिद्धांत है कि नहीं। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यह किसने कहा कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता। तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता, ये किसका कथन है ना। तो यह जो है से स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए? कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आने के मतलब है कि या तो उद्देश्य का निरूपण करिए, फिर योजना बनाइए, या उसके रुचि के बारे में जानिए। ये तीनों आपका मूल रूप से पहले आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका आंसर डी। आगे बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन से कथन है ना प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है ना। प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय भी हो सकते हैं, न भी हो सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका आंसर, अगर प्रभावी शिक्षण करना हो तो शिक्षक और छात्र को दोनों को मूलतः एक्टिव होने की जरूरत है, तभी शिक्षण सही ढंग से हो पाएगा। इसलिए शिक्षक और छात्र को दोनों ढंग से सक्रिय रहना आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? अपेक्षित उद्देश्य है कि नहीं। अपेक्षित उद्देश्य होता है। तो अपेक्षित उद्देश्य कब होता है? छात्रों को व्यवहार में वांछित परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, नौकरी। तो छात्रों के, है ना, इसमें जो होता है वांछनीय परिवर्तन अगर हो जाए
तो उद्देश्य माना जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। तो शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से शिक्षण कौशल में निपुण होना चाहिए, है ना। शिक्षण तकनीकों के प्रयोग में निपुण होना चाहिए, प्रयोग औद्योगिक में भी निपुण। इसका आंसर डी। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं का मतलब गलत, है ना, है ना। देख लेते। अच्छा संप्रेषक जो होता है एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है, ये गलत है। एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक हो सकता है, इसलिए ये गलत है। नहीं लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, है ना। तो विषय को जब तक अपनी तरह से नहीं जानेगा तब वह सही शिक्षण नहीं कर पाएगा। अगला बात कर। यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहेगा तो क्या करेगा। तो पुस्तक लिखेगा। आय बढ़ाने के लिए पुस्तकें लिखेगा तभी आय बढ़ सकता है। एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। किस कार्य के लिए, यानी एक प्राचार्य है, आप अपने शिक्षक सहयोगी के लिए किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित तभी होगा भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलन में भाग लेंगे, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम में भाग लेंगे, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करेंगे। ये सारा चीज होगा तभी होगा। तो दूसरा इसका आंसर डी हो जाएगा। एक शिक्षक निम्न में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक, नैतिक एवं मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता करता है। नैतिक मूल्यों को, यानी गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच शिक्षक अपन गतिविधि के अनुसार छात्रों के बीच अधिक अगर प्रभावित करना है तो क्या करेगा, है ना। इसका अधिक प्रभावित करने का तो सबसे पहले छात्रों को जो को सिलेबस है, को कुरिकुलम है, सक्रिय रूप से उसमें सहमत ले लेंगे ना तो समझिए कि वह पूरी तरह से हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं। एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है। प्रभावी संप्रेषक, है कि नहीं। प्रभावी संप्रेषक, तो प्रभावी संप्रेषक माने क्या होता है कि नहीं। प्रभावी संप्रेषक के रूप में, है कि नहीं। तो प्रभावी संप्रेषक के रूप में क्या कर सकता है, जो सिखाएगा, है ना, वो छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है तभी वह प्रभावित होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उस शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है। उस शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षण वहाँ पे तात्पर्य क्या कहलाएगा, है कि नहीं। तो शिक्षण यहाँ पे तात्पर्य कहेगा कि छात्र का जो अधिगम है, छात्र के लिए जो अधिगम की जो प्रोसेस है उसको अच्छा बनावेगा। जब तक अच्छा नहीं बनावेगा तब तक वह सही शिक्षण मायने नहीं रखता है। अगला बात करते हैं। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। एक शिक्षक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। कब बना सकता है, जब, है ना, प्रभावी तभी बना सकता है जब विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान
अगर जानकारी मिल जाए शिक्षक को, तब वह समझिए कि वह शिक्षक अधिक से अधिक प्रभावित कर सकता है बच्चे को और अधिक से अधिक उसको सिखा सकता है। तो इसका आंसर जो है सी। एक चलिए बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक जो है वास्तव में छात्रों के लिए सहायक होता है ना? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज जो शिक्षक हैं वास्तव में छात्रों के लिए सहायक होता है? छात्रों के लिए सहायक होता है। तो छात्रों के लिए तभी सहायक होगा जब छात्र को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए अगर प्रेरित किया जाए, है ना, प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तब समझिए कि, है ना, कॉलेज शिक्षा वास्तव में छात्रों के लिए सहायक होगा। अगला पॉइंट, तो इसका आंसर सी। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम क्या है? उच्च कक्षा में सबसे अच्छा रिजल्ट, है ना, वांछित रिजल्ट, है ना, तो क्या होगा, है कि नहीं? तो विद्यार्थी को क्या करेंगे? स्वतंत्र सोच में वृद्धि कर देंगे। उसका सोच जो है स्वतंत्र सोच में वृद्धि कर देंगे, है कि नहीं? वृद्धि कर देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। पुस्तकें जो है संसार का यानी संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि पाठ सामग्री अगर है, अगर दृष्टांत दर्शक नहीं हो। पुस्तकें संचार एक शक्तिशाली स्रोत तभी होगा अगर वैसी पाठ सामग्री जिसमें इलस्ट्रेटिव हो, दृष्टांत हो, तो वह पूरी तरह से संचार का काम करेगी, है कि नहीं? 53 हो गया। तो इसका आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबंधित करता है कि नहीं? तो प्रतिबंधित करता है, देख लीजिए कौन से। तो इसका हो जाएगा, यानी कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? छात्र के द्वारा पूछा गया जब सार्थक प्रश्न हो तब। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, इसका जो जिज्ञासु मन है उसको अगर आप विकसित कर देते हैं तब, है कि नहीं? इस तरह से आपका ये हो गया। आगे हम लोग 55 क्वेश्चन किए थे। अभी इसमें 292 क्वेश्चन करीब करीब है कि नहीं? और हम लोग 55 क्वेश्चन किए हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर करेंगे, है ना? 55 ऐसे करते 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 हम लोग 292 तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? 50 क्वेश्चन कम से कम डेली करने से, और इसको समझना है एक क्वेश्चन को, तभी आप समझ पाएंगे, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।